वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ की, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले ये जाना था कि एलसीआर परिपथ में तात्क्षणिक धारा कैसे ज्ञात होती है, प्रतिबाधा कैसे ज्ञात होता है, कलांतर कैसे ज्ञात होता है, या फेजर आरेख और ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनते हैं। लेकिन बच्चों, वहाँ पर हमने एक स्पेशल कंडीशन ये ली थी कि परिरक्तव्य के कारण जो वोल्टता है वी नोट एल, उसका मान हमने ज़्यादा दिया था वी नोट सी की तुलना में। अपने जो सदिश आरेख था वो बच्चों कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पे सदिश आरेख अपने इस प्रकार का था कि ये तो यहाँ पे आई नोट था, ये अपने वी नोट आर था, यहाँ पे वी नोट एल और यहाँ पे वी नोट सी। और हमने शर्त ये रखी थी, ये कंडीशन लगा दी थी कि वी नोट एल इज़ ग्रेटर देन वी नोट सी है। तो उस केस में अपना सदिश आरेख किस प्रकार से बन गया था, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस निकल के आया था वो वी नोट एल माइनस वी नोट सी आया था। ओके, लेकिन ये तो मैंने कंडीशन अपनी तरफ से जोड़ी है कि वी नोट एल इज ग्रेटर देन वी नोट सी है। हो तो ऐसा भी सकता है कि वी नोट सी ज़्यादा हो वी नोट एल की तुलना में, ये भी तो हो सकता है ना। तो अपने आज क्या करेंगे, और ये भी हो सकता है वी नोट एल और वी नोट सी दोनों बराबर हों। तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है कि हो सकता है कि वी नोट एल का मान ज़्यादा हो सकता है वी नोट सी का मान ज़्यादा हो सकता है दोनों के मान आपस में बराबर भी हो जाए। तो हमने एक कंडीशन की कल बात कर ली थी, वी नोट एल इज़ ग्रेटर देन वी नोट सी। आज अपने उसकी कुछ विशेष स्थितियों की बात करेंगे, और दो प्रकार की स्थितियां बनेंगी कि हो सकता है कि सी का मान ज़्यादा हो, यानी कि वी नोट सी इज़ ग्रेटर देन वी नोट एल हो। इस केस में जो प्रतिबाधा होती है, जो ज्यावक्रीय आरेख होते हैं, सदिश आरेख होते हैं, तात्क्षणिक धारा होती है, वो किस प्रकार से बनते हैं वो अपने विशेष स्थिति में जानेंगे। और यदि दोनों का मान बराबर होता है वी नोट सी इज़ ग्रेटर देन वी नोट एल, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी इसको भी अपने समझने वाले हैं। तो बच्चों, अपने विशेष स्थिति की बात करेंगे, दो विशेष स्थितियों की। चलिए बारी बारी से दोनों का अपने अध्ययन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेष स्थिति की, जब वी नोट सी इज़ ग्रेटर देन वी नोट एल हो। तो बच्चों, सबसे पहले अपने यू देखेंगे कि उसमें सदिश आरेख कैसा बनता है। पहली विशेष स्थिति है जब वी नोट सी इज ग्रेटर देन वी नोट एल हो। उस केस में बच्चों सदिश आरेख कैसा बनेगा, और वहाँ पे अपने पहला पॉइंट ए देखेंगे, सदिश आरेख। ओके, तो सदिश आरेख किस प्रकार का बनने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, जैसा कि अपने बेसिक पार्ट में जानते हैं ये चीज़। यहाँ पे आई नोट है, इधर ये वी नोट आर होता है, ये वी नोट एल होता है, और ये वी नोट सी हो जाता है। ओके, यहाँ पे ये ओ बन गया। तो अब अपने यहाँ से क्या करना है, हमें सी का मान ज़्यादा रखना है एल की तुलना में। तो एक एल तो ऊपर की ओर, एल की वोल्टता ऊपर की ओर, सी की वोल्टता नीचे की ओर, परिणामी वोल्टता सी की तरफ आएगी क्योंकि सी का मान ज़्यादा है। तो परिणामी वोल्टता इस डायरेक्शन में आएगी, और मान निकलेगा कैसे, ज़्यादा वाले में से कम को घटा दो, वी नोट सी माइनस वी नोट एल कर दो। तो परिणामी वोल्टता मान लो यहाँ तक आ गई, और ओ से लेके ए तक आ गई। परिणामी वोल्टता निकलेगा कैसे, वी नोट सी माइनस वी नोट एल से। तो इस प्रकार से एक परिणामी वोल्टता नीचे की ओर है, एक परिणामी वोल्टता वी नोट आर इस तरफ है। इन दोनों का परिणामी मान बच्चों ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे ये जो रेखा आएगी वो दोनों वोल्टताओं के बीच की है, वी नोट एल सी माइनस एल और वी नोट आर। तो यहाँ से अपने अभिलंब खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये आरेख अपने किस प्रकार से तैयार हो जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये जो रेखा, ये बच्चों वी नोट आर है ना, ये ऊपर वाला है, कंफ्यूज मत हो ना, ये वी नोट आर है, ये ऊपर वाली रेखा है। ये रेखा कौन सी है, ये एल सी आर तीनों की है, वी नोट एल सी आर तीनों की है। ओके, तो अपने यहाँ पे अब क्या करोगे, परिणामी, ये तो हो गया सदिश आरेख। अब अपने यहाँ से प्रतिबाधा देखनी होती है। प्रतिबाधा बच्चों में फाइंड आउट नहीं करनी है, अपने सीधा सा फंडा है उसको देखेंगे। विशेष स्थितियों की बात हो रही है। देखो क्या होगा, मैं सिंपली एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। प्रतिबाधा जो कल हमने ज्ञात की थी, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर का रूट, ये हमने कल ज्ञात किया था जब वी नोट एल इज ग्रेटर देन वी नोट सी था। जिसका मान ज़्यादा होता है उसमें से कम को घटा दिया जाता है। आर तो अलग ही मैटर है, आर का तो बात एल और सी की होती है। तो कल वाले में एल की वोल्टता ज़्यादा थी, सी की कम थी, तो बड़े वाले में छोटे वाले मान को घटाया, एक्स एल माइनस एक्स सी कर दिया। आज अपने पास सी का मान ज़्यादा है, एल का मान कम है, तो भाई सी वाले में से किसको घटा दोगे,
एल वाले को घटा दोगे, ये बच्चों अपने पास प्रतिबाधा निकल के आ जाएगी। वेरी सिंपल, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, तीसरा हमें कलांतर ज्ञात करना है। कलांतर का कितना मान निकलेगा? कलांतर कल क्या था? कलांतर कल हमने ज्ञात किया था बच्चों फाई इज इक्वल टेन इनवर्स, ये निकल के आया था एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में कितना आ गया था? आर निकल के आ गया था। एल माइनस सी किया था क्योंकि एल का मान ज़्यादा था, सी का मान कम था, तो एल में से सी को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या है? सी का मान ज़्यादा है, एल का मान कम है, तो बच्चों ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो सी माइनस एल बन जाएगा। ये अपने पास क्या हो गया? कलांतर नंबर 3 निकल के आ जाएगा। ओके, चौथा अपने बात करते हैं तात्क्षणिक धारा की। तात्क्षणिक धारा बच्चों आप सीधा ही जानते हो कि सदिश आरेख से निकलता है। अब कल वाले केस में क्या था भाई? आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई था। यहाँ पे ये एंगल है बच्चों, फाई बनेगा वोल्टता और धारा के बीच में। माइनस फाई था क्योंकि धारा वहाँ पे माइनस में थी, यानी कि धारा वोल्टता से पीछे थी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये वोल्टता है, बीच वाली रेखा है वो एलसीआर परिपथ की वोल्टता है, और ये जो रेखा है वो एलसीआर परिपथ की धारा है। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ से अब क्या बनेगा कि यहाँ पे धारा का जो मान है वो वोल्टता की तुलना में आगे है। अब धारा का मान यदि वोल्टता की तुलना में आगे है तो आप क्या कहोगे? धारा तो प्लस में आएगी, फिर वोल्टता की तुलना में आगे है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये तात्क्षणिक धारा का मान अपने पास निकल के आ गया। अब अपनी बात कर लेते हैं इसका फेजर आरेख और ज्यावक्रीय आरेख है वो किस प्रकार से बनने वाला है। तो फेजर आरेख को भी अपने देख लेते हैं। वेरी सिंपल है बच्चों, जोड़ तोड़ कुछ नहीं करना है। एल और सी के बीच का डिफरेंस हमें सिर्फ देखना है कि किसका मान ज़्यादा है किसका मान कम है। उसी फॉर्मूले में ज़्यादा में से कम को हमें घटा देना होता है। चलो भाई बात करते हैं चौथा पॉइंट, डी पॉइंट अपने ले लेते हैं, फेजर आरेख। ये फेजर आरेख कैसे बनेगा? जैसा कि आप जानते हो कि फेजर आरेख और ज्यावक्रीय आरेख के लिए आपको वोल्टता और धारा के तात्क्षणिक मान चाहिए होते हैं। वोल्टता का तात्क्षणिक मान यानी कि आरोपित वोल्टता आप लोग जानते हो कि हमेशा वी नोट साइन ओमेगा टी होता है, जैसा कि हमने पीछे बात की थी इसकी। और आई का मान बच्चों इस केस में क्या निकल के आया? आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई निकल के आया। इतना काम हो गया। अब क्या करोगे? चलो फेजर आरेख खींचते हैं। फेजर आरेख में कितनी रेखाएं खींचनी पड़ेंगी? टोटल वो रेखाएं जो वोल्टता और धारा को रिप्रेजेंट करती है। अब इस सदिश आरेख में 4 तो वोल्टताएं हैं, कौन कौन सी? वी नोट एल, वी नोट सी, वी नोट आर और एक वी नोट एल सी आर की, और एक धारा है, तो 5 रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। हालांकि वी नोट आर और आई नोट एक ही रेखा पे आ गई, इन दोनों की कॉमन रेखा बन जाएगी, उसके बावजूद हमें 4 रेखाएं खींचनी पड़ेंगी फेजर आरेख में। तो कैसे? कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले ओमेगा टी जिसका कला कोण है उसकी रेखा को खींच दो। लो जी, ये बना दिया हमने। ये किसके लिए है भाई? ये एलसीआर परिपथ में आरोपित वोल्टता है, यानी कि ये किसका मान है? वी नोट एलसीआर के लिए वोल्टता का मान है। एलसीआर परिपथ की आरोपित वोल्टता है ये। धारा का मान कैसे निकलेगा? धारा ओमेगा टी से फाई कला कोण आगे, तो ये अपने पास एंगल होगा ओमेगा टी। यदि आप लोगों को फेजर आरेख नहीं बनाना आता तो अपना एक स्पेशल वीडियो है 4-5 दिन पहले का फेजर आरेख नाम से, वो आप चेक कर सकते हो। तो फिर धारा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे बन गया बच्चों कितना? फाई। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई नोट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे? एक तो रेखा हो गई आई की, एक होगी एलसीआर की वोल्टता। अब 3 वोल्टताएं और बच गई, एल की वोल्टता, सी की वोल्टता और आर की वोल्टता। तो आप जब देखोगे कि आर की जो वोल्टता है, सदिश आरेख में देखोगे आर की वोल्टता है वो आई नोट वाले के ऊपर ही है, उसी रेखा के ऊपर है। तो फिर उस केस में क्या होगा? जहाँ भी आपको आई नोट वाली रेखा नजर आती है वहाँ पे आप किसको रिप्रेजेंट कर दोगे? वी नोट आर को रिप्रेजेंट कर दोगे। वी नोट आर के 90 डिग्री आगे ऊपर की ओर कौन मिलेगा? एल की वोल्टता मिलेगी। तो ये आर वाली वोल्टता का आरेख है, तो ऊपर की ओर कौन मिलेगा? ये एल की वोल्टता मिल जाएगी। और एल की वोल्टता के ठीक नीचे बिल्कुल सीधा, एल की वोल्टता के ठीक नीचे बिल्कुल सीधा कौन मिलेगा? वी नोट सी मिलेगा। टोटल वोल्टता आ गई, एल की भी, सी की भी, आर की भी, एलसीआर की भी, और परिणामी धारा भी आ गई। तो ये इनका क्या बन जाता है? ये इसका सदिश आरेख बन जाता है। अब अपनी बच गया क्या? ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनेगा? तो ज्यावक्रीय आरेख की बात करते हैं। ज्यावक्रीय आरेख में भी बच्चों आपको तात्क्षणिक मानों की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट ई की बात करते हैं, ज्यावक्रीय आरेख।
तो तात्क्षणिक वोल्टता कितनी होगी, वी नोट साइन ओमेगा टी। आई का मान कितना निकल के आया था, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई निकल के आया था। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। अब यहाँ से ये इस प्रकार का सिस्टम तैयार होगा कि इस साइड में यहाँ पे अधिकतम वोल्टता आ गई, इस साइड में अधिकतम वोल्टता आ गई नीचे की ओर, यहाँ पे अधिकतम धारा आ गई आई नोट, यहाँ पे अधिकतम धारा आ गई माइनस का आई नोट 0 T/4 T/2 3T/4 T। ओके, क्या करोगे, सबसे पहले जो साइन वेव है वोल्टता की उसको रिप्रेजेंट कर दो, ये बन गया जी, ऐसा कुछ सिस्टम हो गया, ये मान तैयार होगा। हालांकि ये वोल्टता ऊपर तक जानी है, वी तक जानी है बच्चों, ये इस प्रकार से ऐसे इसका ग्राफ आ जाएगा, अधिकतम मान कहाँ तक जाना है, वी तक जाना है। ओके, अब बच गया आई का ग्राफ। आई का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस में फाई एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण है यहाँ पे जो कि 0 और 90 के बीच में, यदि प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं होता, 0 होता जैसा कि वोल्टता में है, तो आरेख अपना 0 वाले पॉइंट से स्टार्ट होता। यहाँ पे यदि माइनस का होता तो फिर मान माइनस से स्टार्ट होता। अब कितना माइनस से, यदि माइनस में 90 होता तो माइनस आई नोट से स्टार्ट होता, प्लस में 90 होता तो प्लस आई नोट से स्टार्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे एंगल मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है, तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम आई नोट से स्टार्ट होता, प्लस होता तो, और माइनस यदि 90 होता डिग्री तो यहाँ पे माइनस आई नोट से स्टार्ट होता। लेकिन ये एक न्यून कोण है 0 और 90 के बीच का है, वो भी प्लस में, तो पहली बात तो ये कि प्लस से स्टार्ट होना है। दूसरी बात ये न तो 0 है न ये मैक्सिमम है, ये दोनों के बीच का कोई एंगल है, तो दोनों के बीच का कहीं ना कहीं आप यहाँ से इसका ग्राफ शुरू करोगे। तो आई नोट से शुरू होता तो वो T/4 पे आके मिलता, आई नोट से पहले शुरू हो रहा है तो वो T/4 से पहले मिलेगा, T/4 से पहले 0, T/2 से पहले मैक्सिमम नीचे की ओर इस प्रकार से। ओके, 3T/4 से ठीक पहले ये 0 और T से ठीक पहले ये क्या हो जाएगा, वापस मैक्सिमम। इस प्रकार से इसका मान चलता जाएगा। ये हो गया आई का और ये किसका हो गया, वी का ग्राफ हो गया। तो ये सिंपल अपने पास क्या बन के आ चुका है, ज्यावक्रीय आरेख बन के आ चुका है। तो ये तो बच्चों अपनी बहुत कंडीशन हमने पढ़ ली हैं, सारे के सारे सदिश आरेख हो गया, ज्यावक्रीय आरेख हो गया, फेजर आरेख हो गया, तात्क्षणिक धारा ज्ञात कर ली, प्रतिबाधा हो गया, कलांतर ज्ञात हो गया। अब अपने क्या करेंगे, दूसरी विशेष कंडीशन की बात करेंगे कि वी नोट सी और वी नोट एल आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो बच्चों अपने पास अब सेकंड विशेष स्थिति है जब वी नोट सी इज इक्वल वी नोट एल हो, क्या होगा। इस प्रकार से यदि अपने सबसे पहले पॉइंट की बात करें सदिश आरेख की, तो सदिश आरेख बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, सदिश आरेख और ज्यावक्रीय आरेख दोनों में कन्फ्यूजन होगा। एग्जाम में पूछा जाएगा सदिश आरेख, आप बना के आओगे ज्यावक्रीय आरेख। ध्यान रखना ये सदिश आरेख होता है या फिर आप बना के क्या होगे, फेजर आरेख बना के आ जाओगे। फेजर आरेख सदिश आरेख में भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। एक बार सेकंड लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सदिश आरेख बनाइए और बच्चों ने उन पे फेजर आरेख बना के छोड़ दिया। तो ध्यान रखना सदिश आरेख क्या होता है, फेजर आरेख क्या होता है। यहाँ पे अपने पास था वी नोट एल, यहाँ पे वी नोट सी, यहाँ पे ये आई नोट और इस डायरेक्शन में ये वी नोट ए आर। तो ये बच्चों सदिश आरेख तैयार हो रहा है, यहाँ पे सदिश आरेख हो रहा है तैयार। ठीक है जी, क्या करोगे, अब यहाँ पे वी नोट एल और वी नोट सी बराबर हैं तो दोनों का परिणामी मान 0 बनेगा। दोनों का अंतराल करो, वी नोट एल माइनस वी नोट सी करें, ये दोनों मान बराबर होंगे तो परिणामी मान 0, तो आरेख है वो यहाँ रहेगा, परिणामी मान 0। अब केवल और केवल ये तो दोनों आपस में बराबर होकर निरस्त हो ही गई हैं, परिणामी वोल्टता ये बचती है। तो इस कंडीशन में जब वी नोट एल और वी नोट सी आपस में बराबर हैं तो सदिश आरेख केवल इतना का इतना बना रहता है। वोल्टता परिणामी ने तो ऊपर की ओर जाती है न नीचे की ओर जाती है, क्योंकि एल और सी में से कोई ज़्यादा है ही नहीं, दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, निरस्त कर दिया और खेल खत्म हो गया। तो वी नोट आर केवल परिणामी मान बचता है, उसी की दिशा में ये मान इसी प्रकार से बना रहता है। ओके, अब अपने यहाँ पे बात करें कि ये तो बात होगी सदिश आरेख की। दूसरा अपने यहाँ पे बच्चों यदि बात करें प्रतिबाधा की, प्रतिबाधा जेड का मान कितना बन के आता है, तो जेड आप लोगों को पता है ना, आर LCR परिपथ में कितना होता है, आर स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर और उसका रूट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो वी नोट सी और वी नोट एल बराबर है, वी नोट सी बराबर वी नोट एल है। तो वी नोट सी को आप क्या लिख सकते हो, वी बराबर आई आर के हिसाब से, सी है तो एक्स सी हो जाएगा। आई नोट एल में ये क्या बनता है, आई नोट एक्स एल बनता है। आई नोट से आई नोट कैंसिल, बच्चों क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है एक्स सी बराबर एक्स एल। एक्स सी क्या है,
दारितीय प्रतिघात है, XL क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे इस कंडीशन में। तो Z का मान क्या बनेगा, R² का रूट बनेगा, और ये आ कितना जाता है, प्रतिबाधा R के तुल्य आती है। केवल और केवल इसमें क्या बचता है, प्रतिरोध का प्रभाव ही शेष बचता है। ये दोनों खत्म हो जाते हैं। तो प्रतिरोध वाले, शुद्ध प्रतिरोध वाले केस में हमने जितना भी प्रतिरोध देखा था वही प्रतिरोध यहाँ पे प्रतिबाधा के लिए निकल के आ जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात, जब किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में XC और XL ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उस प्रत्यावर्ती परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। कौन सा परिपथ कहोगे, अनुनादी परिपथ। तो किसे कहोगे, अनुनादी परिपथ, और ये हो जाएगा अनुनादी परिपथ। तो किसे कहोगे अनुनादी परिपथ, वह प्रत्यावर्ती परिपथ जिसके अंदर दारितीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात आपस में समान होते हैं, तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। और ये अवस्था अनुनाद कहलाती है। ये अवस्था क्या कहलाती है बच्चों, अनुनाद कहलाएगी। किसे कहोगे आप अनुनादे, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और दारितीय प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं तो प्रत्यावर्ती परिपथ की वह अवस्था अनुनाद कहलाएगी, और उस परिपथ को अपने क्या कहेंगे, अनुनादी परिपथ कहेंगे। अब यहाँ पे अपने अनुनादी परिपथ की विशेषताओं के साथ साथ में बात कर रहे हैं। तो पहली विशेषता तो बच्चों हमने ये देख ली कि अनुनादी परिपथ में XL और XC आपस में बराबर होते हैं। दूसरी विशेषता बच्चों ये बन गई कि प्रतिबाधा का मान कितना होता है, R होता है, और ये किसी भी LCR परिपथ की प्रतिबाधा है वो न्यूनतम प्रतिबाधा होगी। तो अनुनाद की अवस्था में या अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है और उसका मान होता कितना है, R। तो आप इस Z को क्या कह सकते हो, मिनिमम कह सकते हो। ओके, तो ये तो बात होगी प्रतिबाधा की। तीसरा यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, कलांतर ज्ञात करने वाले हैं कि कलांतर फाई कितना बनेगा। तो LCR के लिए कलांतर फाई बच्चों कितना आया था, tan इनवर्स XL माइनस XC बटे में R, या यूँ कह लो C माइनस L बटे में R। ये दोनों मान बराबर हो गए तो फाई बराबर क्या बचेगा, tan इनवर्स 0 आएगा। tan इनवर्स 0 का मान बच्चों 0 होता है, यानी कि कलांतर जो होता है अनुनाद की अवस्था में वो कितना रहता है, 0। प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, कलांतर कितना होता है, 0 होता है। यदि किसी भी परिपथ में प्रतिबाधा यानी कि प्रतिरोध न्यूनतम होगा, प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम होगा, तो धारा का मान बच्चों वहाँ से हमें क्या मिलेगा, धारा का मान हमें मैक्सिमम मिलेगा। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो LC अपने अनुनादी परिपथ की विशेषताओं की यदि बात करें ना, तो पहली विशेषता XC बराबर XL होता है। दूसरी विशेषता प्रतिबाधा न्यूनतम होती है जिसका मान R होता है। तीसरी विशेषता कलांतर का मान बच्चों 0 होता है, यानी कि जो परिणामी आरेख आता है वोल्टता का वो इस दिशा में आता है और इसी दिशा में धारा है, तो वोल्टता और धारा एक ही दिशा में मिलती है, परिणामी कलांतर है वो 0 मिलता है। यदि प्रतिबाधा यानी कि प्रतिरोध का मान न्यूनतम है तो धारा का मान बच्चों क्या रहता है, मैक्सिमम, अधिकतम रहता है। अब यहाँ से एक विशेषता और बची है, पांचवी विशेषता की अपने बात करें। आप लोग ये देख रहे हो ना, XL माइनस XC या XC माइनस XL, ये क्या है, XL क्या है, XL एक प्रकार का प्रतिघात है। कौन सा, प्रेरणिक प्रतिघात। XC भी क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रतिघात है, यानी कि प्रतिरोध है। कौन सा, दारितीय प्रतिघात। ये प्रेरणिक प्रतिघात है, ये दारितीय प्रतिघात है। ये दो प्रतिघातों का अंतराल आप समझ सकते हो। तो प्रतिघात का जो अंतराल निकल के आता है उसका मान बच्चों 0 आता है। प्रतिघात का अंतराल कितना बनता है, 0। क्यों, क्योंकि XC और XL बराबर है, इनका अंतराल यदि आप करोगे ना तो इसका परिणामी मान हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये अपने पास 4-5 विशेषताएं होगी अनुनादी परिपथ की। तो ध्यान रखोगे अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, अनुनाद किसे कहते हैं, और अनुनादी परिपथ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सो बच्चों आज हमने विशेष स्थितियों की बात की है, साथ में अनुनादी परिपथ की बात भी की है। आज के लिए बस इतना ही, कल अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।